Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine. My name is Junaid Nawaz and I welcome you in my YouTube channel Cam Viewpoint. आज हम टेस्ट नंबर 9 की डिस्कशन करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन कंबशन एनालिसिस। ऑप्शन है 50% KOH, Al2O3, मैग्नीशियम क्लोरेट एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सो इनमें से कौन सा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 50% KOH। ये क्वेश्चन जो है ये कंबस्टन एनालिसिस से है। कंबस्टन ट्यूब में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया जा सके और हाइड्रोजन जो है ये वाटर में कन्वर्ट होता है जबकि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में। सो वाटर जो है इसको ऑब्जॉर्ब किया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड इसको ऑब्जॉर्ब करता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऑब्जॉर्ब करता है। वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है ये फिजिकल फिनोमेना है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केमिकली एब्जॉर्ब होता है बाय पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आप देख सकते हैं कंबस्टन ट्यूब में सबसे पहले सैंपल को रखा जाता है, उसके बाद जब इसको बर्न करेंगे तो वाटर प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है वो मैग्नीशियम क्लोरेट एब्जॉर्ब करेगा जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को 50% KOH। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। इसमें ऑप्शन है 3.01 10 रेज़ पावर 23, 6.02 10 रेज़ पावर 23, 3.01 10 रेज़ पावर 22 एंड 6.02 10 रेज़ पावर 22। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 3.01 10 रेज़ पावर 23। यहाँ पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस दिया हुआ है 22 ग्राम्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। मोलर मैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है 44 ग्राम पर मोल। तो मोल्स जो है वो आ जाएंगे 0.5 मोल्स और 0.5 मोल्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करें तो आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन है तो इसलिए सिंपली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाइट ऑफ पीक इन मैस स्पेक्ट्रम शोज। ऑप्शन है नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, मैस नंबर, रिलेटिव अबंडेंस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो इसका करेक्ट आंसर है रिलेटिव अबंडेंस। जो मैस स्पेक्ट्रम में पीक की हाइट होती है ये रिलेटिव अबंडेंस का बताती है। नंबर ऑफ पीक्स नंबर ऑफ आइसोटॉप्स को बताते हैं जबकि पोजीशन ऑफ पीक जो है वो रिलेटिव आइसोटॉपिक मैस को की इंफॉर्मेशन देती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप कैन मेजर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अप टू। ऑप्शन है 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर एंड 500। तो एक आम जो माइक्रोस्कोप है वो किस हद तक किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर उसके साइज मेजर कर सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 500 नैनोमीटर। एक जो आम माइक्रोस्कोप है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इसमें विजिबल लाइट को यूज़ किया जाता है और ये मेजर कर सकती है अप टू 500 नैनोमीटर। लेकिन एटम का साइज जो है वो इस रेंज से स्मॉल होता है तो उसको हम आम जो माइक्रोस्कोप है उसकी मदद से नहीं देख सकते। तो एटम को विजुअलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन बीम है और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट की निस्बत शॉर्ट होती है। इसमें हमेशा याद रखिए कि जिस भी ऑब्जेक्ट को क्या हमने साइज मेजर करना हो तो हमेशा जो है सोर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ रेंज जो है वो ऑब्जेक्ट की निस्बत स्मॉल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 27 gram of aluminium will react completely with how much mass of oxygen to produce aluminium oxide?
इसमें ऑप्शन है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो इसका करेक्ट आंसर है 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ज़रा देखिए कि एलुमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो एलुमिनियम ऑक्साइड बनता है। इसका आप इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं। 2 मोल ऑफ एलुमिनियम रिएक्ट विद 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड। अब क्वेश्चन में जो है मैस दिया हुआ है एलुमिनियम का, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें। एलुमिनियम का जो इसका एटॉमिक मैस है वो 27 है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1 आएगा आंसर। उसके बाद इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर एलुमिनियम के 2 मोल्स हों तो वो ऑक्सीजन के 3/2 मोल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और इसी तरह 1 मोल एलुमिनियम है तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो हमारे पास उसका आंसर आएगा 3/4। अब 3/4 मोल जो है ऑक्सीजन के हैं, तो इससे हम आसानी से ऑक्सीजन का मैस फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विथ मोलर मैस। तो इसका आंसर आता है 24 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 32 ग्राम ऑफ मीथेन एट STP इज। हमने वॉल्यूम बताना है कितना है 32 ग्राम ऑफ मीथेन का। ऑप्शन है 2.24 dm cube, 22.4 dm cube, 1.12 dm cube and 44.828 dm cube। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी ऑप्शन 44.818 डेसीमीटर क्यूब। इस पे मीथेन का जो मैस दिया हुआ है वो 32 ग्राम्स है, जो कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें तो 2 मोल्स बनते हैं। हमें मालूम है कि किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वो होता है 22.414, और यहाँ पे मीथेन के 2 मोल्स बन रहे हैं, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम को तो आंसर आएगा 44.818 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ डायमंड इज। ऑप्शन है 3.01 10^22, 6.02 10^23, 6.02 10^22 एंड 3.01 10^23। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 6.02 10^23। डायमंड बेसिकली कार्बन ही है और इसके 12 ग्राम्स हैं। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन मीन 1 मोल ऑफ कार्बन, और 1 मोल में नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स हैं वो होंगे एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10^23। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट। ऑप्शन है एट STP 127 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, 0 डिग्री एंड 2 atm एंड 273 डिग्री एंड। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 127 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मोलर वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होता है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो होगा 127 डिग्री एंड 1 atm। ऑप्शन है 2, 16, 17 एंड 18। सो इसका करेक्ट आंसर है 16। आइसोटॉप्स जो है ये किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स बताए हुए हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ऑक्सीजन के भी 3, कार्बन के भी 3, निकल के 5 आइसोटॉप्स हैं, कैल्शियम के 6 हैं, प्लाटिनम के 6 हैं, कैडमियम के 9 और टिन के 11 आइसोटॉप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाउ मेनी टाइम्स हीमोग्लोबिन इज हैवियर देन हाइड्रोजन। सो ऑप्शन है 38,000 टाइम्स, 58,000 टाइम्स, 68,000 टाइम्स एंड 88,000 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 68,000 टाइम्स। हीमोग्लोबिन जो है ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि ब्लड में पाया जाता है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। और हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल जो है वो तकरीबन 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल होता है, वो हाइड्रोजन एटम की निस्बत ये 68,000 टाइम्स हैवियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। विच इज़ नॉट अ मॉलिक्यूलर आइन। He पॉजिटिव, CH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव एंड CO पॉजिटिव। सो इसमें कौन सा मॉलिक्यूलर आइन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है अमोनियम आइन जो है ये
मॉलिक्यूलर आयन नहीं है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। बेसिकली मॉलिक्यूलर आयन जो है वो प्रोड्यूस होता है जब भी हम गैस में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स या एक्सरेज पास करवाएं तो मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज हो जाते हैं। हीलियम जो है ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मीथेन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो जो अमोनियम है, जब भी अमोनिया और H पॉजिटिव के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो तब अमोनियम आयन बनता है। सो अमोनियम जो है कोई भी ये मॉलिक्यूल नहीं है, अमोनिया मॉलिक्यूल है। सो इसलिए अमोनियम आयन इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, आइसोटॉप्स डिफर इन, ऑप्शन है द एक्सटेंट टू विच दे मे बी अफेक्टेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, properties which depend upon mass, arrangement of electrons in orbitals and chemical properties। So इसका करेक्ट आंसर जो है वो है properties which depend upon mass। आइसोटॉप्स जो है उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि मास नंबर डिफरेंट। सो डिफरेंट मास होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। So the isotopes of an element possess same chemical properties and same position in the periodic table, and this phenomena of isotopy was first discovered by Soddy। So isotopes have same number of protons and electrons, but they differ in the number of neutrons present in their nuclei। Question number 13 देखें। Select the most suitable answer from the given ones in electromagnetic field। ऑप्शन है isotopes। Isotopes with even atomic masses are comparatively abundant. Isotopes with odd atomic masses are comparatively abundant. Isotopes with even atomic masses and even atomic numbers are comparatively abundant. And last option is isotopes with even atomic masses and odd atomic numbers are comparatively। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसोटॉप्स विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड इवन एटॉमिक नंबर्स आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। ऐसे आइसोटॉप्स जिनका एटॉमिक मैस भी इवन में हो और जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन में हो, उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो ज़्यादा होती है, दे आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, ऑप्शन है 1.008 मिलीग्राम, 0.55 मिलीग्राम, 0.184 एंड 1.673 मिलीग्राम। तो इलेक्ट्रॉन के एक मोल का मैस कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 0.55 मिलीग्राम्स। इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो होता है 9.1 10⁻28 ग्राम्स, और हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का बताना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 0.55 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉन्टेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑप्शन है 0.25, 0.50, 1.0 एंड 1.50। सो इसका करेक्ट आंसर है 0.25। इसमें आप देखिए कि ऑक्सीजन का जो मैस दिया हुआ है वो है 8 ग्राम्स और ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 32 ग्राम्स पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25 मोल्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में ऑक्सीजन का एक मोल ही है, तो 0.25 मोल्स में ऑक्सीजन जो है वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड में होगा? तो आंसर 0.25 मोल्स ही आएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन है 3.6 ग्राम ऑफ वाटर, 4.8 ग्राम ऑफ इथानॉल, 2.8 gram of carbon monoxide and 5.4 gram of N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें आप देख सकते हैं कि सभी का मैस दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करेंगे तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। वाटर जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 0.2 और इथानॉल के आ रहे हैं 0.104, कार्बन मोनोऑक्साइड के 0.1 और
डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के आ रहे हैं 0.05। सो इसलिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वाटर के हैं, तो इस वजह से वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए बहुत जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच, ऑप्शन है इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन ग्राम्स एज कंपेयर टू अदर रिएक्टेंट्स, is taken in lesser quantity in volume as compared to the other reactants, gives the maximum amount of the product under consideration and gives the minimum amount of the product under consideration. So इसका correct answer जो है वो है D option, limiting reactant gives the minimum amount of the product under consideration. लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट ड्यू टू अर्लियर कंजप्शन ऑफ दिस रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ Na is Avogadro's number, the number of valence electrons in 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, इसमें ऑप्शन देखिए 2.4 Na, 4.2 Na, 1.6 Na and 3.2 Na। सो इसका करेक्ट आंसर है 2.4 Na। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं और हमें नाइट्राइड आयन का मैस दिया हुआ है। सो मैस को हम नाइट्रोजन के एटॉमिक मैस से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3 मोल्स। अब 0.3 मोल्स में नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। हर नाइट्राइड आयन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 5 नाइट्रोजन के अपने हैं और 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं उसने गेन किए हैं, तो टोटल 8 हुए। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इसके लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो आएगा 2.4 Na। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, द एनाइन M-2 has 16 neutrons and attain the configuration of argon, identify M। यानी एक एनाइन है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 है और उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन की अटेन की है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो कौन सा एलिमेंट है ये बताना है, तो ऑप्शन है फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर एंड एल्यूमिनियम। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सल्फर। आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 18 होता है और इसके 1s में 2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। तो सल्फर जो है इसके 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आर्गॉन की तरह हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन देख सकते हैं आप, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम अमोनिया। In an experiment, 0.25 mole of ammonia is formed when 0.5 mole of nitrogen is reacted with 0.5 mole of hydrogen. What is percentage yield? Option है 75%, 50%, 33% and 25%। So इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 75%। इसमें आप देख सकते हैं कि अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स बताए हैं, कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो एक्चुअल यील्ड जो है वो आएगी बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया विद इट्स मोलर मास। सो एक्चुअल यील्ड है उसका आंसर आया 4.25 ग्राम्स। अब हमारे पास दो रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो हम दोनों से कंपेयर करके अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नाइट्रोजन से कंपेयर करके अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स आए 1 मोल, जबकि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स से कंपेयर करके अमोनिया के मोल्स आए 0.33 मोल्स। अब क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से अमोनिया के लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, सो इट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और जब हम इसकी थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे तो सिंपली हमने क्या करना है, अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके मोलर मास से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.6 ग्राम्स। उसके बाद परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100, तो आंसर जो है वो आता है 7।
Question number 21. Number of atoms in 560 ग्राम ऑफ आयरन. आयरन का जो एटॉमिक मास है वो 56 ग्राम पर मोल होता है. इसमें ऑप्शन है ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बोथ एंड नन. सो इसका करेक्ट आंसर है बोथ. 560 ग्राम ऑफ आयरन जो है इसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 10 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, और 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 5 Na, जबकि 20 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 20 Na. सो इसमें जब हम कंपेयर करते हैं तो 560 ग्राम ऑफ आयरन हैज़ नंबर ऑफ एटम्स ट्वाइस एज दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाफ देन दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बोथ है. क्वेश्चन नंबर 22 देखिए. द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर. ऑप्शन है 3.01 10 raised power 23, 1.5 10 raised power 23, 1.8 10 raised power 24 एंड 6.02 10 raised power 23. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 1.8 10 raised power 24. ग्लूकोज का जो मास गिवन है वो 90 ग्राम्स है और ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम्स, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें तो इसका आंसर आता है 0.5 मोल्स. अब ग्लूकोज के हर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 6. सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को विथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड एवोगैड्रोस नंबर. सो आंसर जो आता है वो है 1.8 10 raised power 24. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए. 11.2 लीटर ऑफ अ ग्लास एट STP weighs 14 ग्राम. द गैस कुड बी. ऑप्शन है NO2, N2O, CO2 एंड नन. करेक्ट आंसर है नन. 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो या 22.414 लीटर हो तो ये गैस के 1 मोल के इक्वल है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. और जो डाटा गिवन है वो ये है कि 11.2 लीटर जो है वो 14 ग्राम्स के इक्वल है. अगर 22.4141 मोल के इक्वल हो तो 11.2 जो होगा वही हाफ मोल के इक्वल होगा. तो हम इस डाटा से क्या कर सकते हैं, हम इस डाटा से मोलर मास फाइंड कर सकते हैं. सो मोलर मास जो हमने फाइंड किया है मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, सो इट इज़ इक्वल टू 28 ग्राम्स पर मोल. अब इसमें से कोई भी गैस जो है उसका मोलर मास 28 ग्राम्स नहीं है. 28 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन का मोलर मास होता है. सो द गैस कुड बी नाइट्रोजन. सो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो नन होगा. क्वेश्चन नंबर 24 देखिए. अ सैंपल हैज़ 2 isotopes A10 and A11. The average mass of element is 10.80 AMU. What is the relative abundance of lighter isotope? इसमें ऑप्शन देखिए 80% है, 50%, 20% एंड नन. सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 20%. हम सपोज करते हैं कि जो लाइटर आइसोटॉप है उसकी परसेंटेज है x, और जबकि हैवियर जो आइसोटॉप होगा तो उसकी परसेंटेज हम 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस x परसेंटेज आ जाएगी. एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आइसोटॉपिक मास मल्टीप्लाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस. तो दोनों आइसोटॉप के जो मैसेज हैं इनको इनकी रिलेटिव अबंडेंस पे यानी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड. एवरेज एटॉमिक मास जो है वो है 10.80. तो हम फर्दर कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो लाइटर आइसोटॉप की परसेंटेज आती है वो है 20%. So the percentage of a heavier isotope is 80% and lighter isotope is 20%. Next question देखिए. question number 25. A ring of platinum has 0.6 gram of diamond placed on it. How many number of carbon atoms that ring contains? Number of carbon atoms बताने हैं in 0.6 gram of diamond. So option है 5 Na, 0.5 Na, 0.05 Na and none. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन 0.05 Na. हमारे पास मैस गिवन है 0.6. तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करें तो आंसर आता है 0.05, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने हैं उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना होता है एवोगैड्रोस नंबर से. सो आंसर आता है 0.05 Na.
यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 0.5 मल्टीप्लाई एन ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे होना था 0.05 मल्टीप्लाई एन ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, m grams of a substance when vaporized occupy a volume of 5.6 liter at STP. The molecular mass of the substance will be. एक सब्सटेंस जिसका मैस m है और इसका वॉल्यूम जो है 5.6 लीटर है, तो हमने इसका मॉलिक्यूलर मैस बताना है। इसमें देखिए हमारे पास ऑप्शन है m, 2m, 3m एंड 4m। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन 4m। जो सब्सटेंस का मैस है m ग्राम्स, इसका वॉल्यूम जो है 5.6 लीटर है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर्स। तो 22.4 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या आता है 5.6। So 5.6 liter equals to m grams and 22.4 liters equals to 4 mg of a substance. So इसका molecular mass जो है वो बनता है 4m। अगर हमें कोई भी mass given है और उसके corresponding गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर हम 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 22.414 लीटर का मैस फाइंड कर लें तो वो एक्चुअली मोलर मैस होगा। गैस जो है उसके 1 मोल का वॉल्यूम जो है वो 22.414 होता है। नंबर 27, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। इस पर हमारे पास ऑप्शन है 6.02 10^22, 6.02 10^23, 6.02 10^24 and 6.02 10^25। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन 6.02 10^24। 18 ml ऑफ वाटर जो है ये 18 ग्राम्स के इक्वल होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो है वो 1 होती है और 18 ग्राम जो है वाटर का मोलर मैस भी है, सो इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 10^23। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हो दोनों हाइड्रोजन के और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन के। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आप 10 को मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रोस नंबर से तो आंसर आएगा 6.02 10^24। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 56 gram of nitrogen and 12 gram of hydrogen react with each other to form ammonia gas. How much the non-limiting reactant will left behind? So इसमें ऑप्शन है 6 grams, 28 grams, 14 grams and none। so इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नन। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए कि नाइट्रोजन का मैस दिया है 56 ग्राम्स, हाइड्रोजन का मैस दिया है 12 ग्राम्स। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं 2 और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं 6। अब इक्वेशन क्या बता रही है कि नाइट्रोजन का 1 मोल हो तो हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जो अमोनिया है इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं बाय कंपैरिजन। सो नाइट्रोजन की वजह से अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 4 और हाइड्रोजन की वजह से भी अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स 4 प्रोड्यूस होंगे। क्योंकि दोनों रिएक्टेंट की वजह से इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, सो इसमें से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। इसमें हम जस्ट इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन के 1 हो तो हाइड्रोजन के 3 होते हैं, तो अगर नाइट्रोजन के 2 मोल्स हो तो हाइड्रोजन के फिर कितने होंगे 6। सो इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है क्योंकि दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ईच स्टेटमेंट अबाउट एन एटम इज करेक्ट एक्सेप्ट वन। ऑप्शन है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, atomic mass is relativistic, each atom of an element has electron, proton and neutron and none। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो प्रोटियम है जो कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। सो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट बताना है कौन सा है। ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, आयोडीन एंड नन। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आयोडीन। एलिमेंट्स जो है आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड, इन सब का एक ही आइसोटॉप होता है। दे हैव ओनली अ सिंगल आइसोटॉप, सो दे आर कॉल्ड मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज पॉजिटिव फॉर। ऑप्शन है हाइड्रोजन एटम, ड्यूट्रियम एटम, ट्रीटियम एटम एंड नन। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ट्रीटियम एटम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। और प्रोटियम जो है इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन है, जबकि इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ही होता है। सो जब हम डिफरेंस निकालेंगे ट्रीटियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का, तो उसका आंसर आएगा 1। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द रिएक्शन रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल आइसोटॉप्स आर सेम, डिफरेंट, समटाइम्स द सेम, समटाइम्स डिफरेंट एंड नन। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एटम्स विच हैव डिफरेंट आइसोटॉप एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो, मास नंबर भी डिफरेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, तो इसमें ऑप्शन है आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आइसोटोन्स। इसमें चंद स्पीशीज़ हैं, ज़रा देखिए। आइसोटॉप जो है ऐसी स्पीशीज़ होती है जिसके एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। आइसोबार में मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट होते हैं। सो डाइफस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डिफरेंस जो है वो सेम आता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जो हैं ये ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, जबकि आइसोस्टर्स ऐसी स्पीशीज़ हैं कि जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन N2 और CO, इन दोनों में एटम्स की तादाद भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 34, द कंपाउंड A2X is 35.8% A by mass. What mass of the compound contains 55.1 ग्राम of A? एक कंपाउंड जिसमें A की परसेंटेज जो है वो 35.8% है, और अगर वो 55.1 ग्राम हो तो कंपाउंड का मास क्या होगा। इसमें हमारे पास ऑप्शन है 308 ग्राम्स, 154 ग्राम्स, 19.7 ग्राम्स एंड 35.8 ग्राम्स। इसका करेक्ट आंसर है 154 ग्राम्स। A2X में A जो है वो 35.8% है, और इट मीन्स हम सपोज कर लेते हैं कि जो कंपाउंड का मास है वो X है, तो X में A की परसेंटेज है 35.8%, और टोटल जो कंपाउंड का मास होगा वो होगा 100%। उसमें से A कितना है, 55.1 ग्राम्स है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाते हैं 55.1 आउट ऑफ X इक्वल्स टू 35.8 डिवाइडेड बाय 100। यानी एक तरफ हमने जो A है और कंपाउंड उसका मास लिया है, और दूसरी तरफ जो है हमने दोनों की परसेंटेज ली है। कंपाउंड जो है वो तो 100% होगा, उसमें से A जो है वो 35.8% है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास X का आंसर आता है दैट इज़ 154 ग्राम्स, और हमने स्टार्टिंग पे X जो है वो सपोज किया था मास ऑफ कंपाउंड। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है B 154 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ SO3 फ्रॉम 0.22 मोल्स ऑफ SO2। यानी हमने बताना है कि ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए जो सल्फर डाइऑक्साइड के 0.222 मोल्स के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है 22.4 लीटर्स, 11.2 लीटर्स, 2.24 लीटर्स एंड 1.12 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन 2.24 लीटर्स।
इक्वेशन देखें कि सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स और ऑक्सीजन के 1 मोल। अब सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल्स गिवन है? 0.222। तो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे? 0.111 मोल्स। तो एक मोल कितने के इक्वल है? 22.414 लीटर के इक्वल है। तो 0.1 मोल किसके इक्वल होगा? वो होगा 2.24 लीटर्स के इक्वल। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, Gooch crucible is made of glass, paper, Teflon and porcelain. So इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी ऑप्शन। It is made of porcelain having a perforated bottom which is covered with paper pulp or a filter paper cut to its size. ये गूच क्रूसिबल जो है इसका बॉटम जो है वो पोरस होता है और फिल्टर पेपर या पेपर पल्प को उसके साइज के अकॉर्डिंग कट करके इसमें रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, द वर्ड पोरोसाइट मीन्स साइज ऑफ पोर्स, नंबर ऑफ पोर्स, क्वालिटी ऑफ पोर्स एंड नेचर ऑफ पोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है साइज ऑफ पोर्स। फिल्टर पेपर्स आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ पोरोसाइट्स। पोर साइज यानी डिफरेंट पोर साइज के होते हैं फिल्टर पेपर, और पोरोसाइट का मतलब होता है साइज ऑफ पोर्स। अब कौन सा फिल्टर पेपर और किस साइज का यूज करना है ये डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल्स पे इन द प्रेसिपिटेट, यानी किस साइज के पार्टिकल्स हैं जिनको हम फिल्टर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, Which one of the following substances is not used as a drying agent in the desiccator? ऑप्शन है P2O5, CaCl2, NaCl एंड सिलिका जेल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सोडियम क्लोराइड। बेसिकली डेजिकेटर को यूज़ किया जाता है, वैक्यूम डेजिकेटर को फॉर ड्राइंग पर्पस। अ सेफ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग क्रिस्टल्स इज थ्रू अ वैक्यूम डेजिकेटर। इसमें हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल्स को वॉश ग्लास के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और उसको कुछ घंटों के लिए वैक्यूम डेजिकेटर में रखा जाता है, और वैक्यूम डेजिकेटर में साथ ड्राइंग एजेंट भी रखा जाता है। अब कौन से यूज़ हो सकते हैं ड्राइंग एजेंट्स? उसमें कैल्शियम क्लोराइड है, सिलिका जेल है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है। सो सोडियम क्लोराइड को यूज़ नहीं किया जाता एज ड्राइंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन हॉट नेचुरल सोल्यूशन इज कोल्ड वेरी रैपिडली वी गेट। ऑप्शन है मीडियम साइज क्रिस्टल्स, लार्ज साइज क्रिस्टल, प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन एंड नो क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नो क्रिस्टलाइजेशन। जब रैपिड कूलिंग की जाती है तो पार्टिकल्स को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो रेगुलरली अरेंज हों इन 3 डायमेंशनल पैटर्न, तो इस वजह से क्रिस्टल्स नहीं बनते। मॉडरेट कूलिंग जो है उसके नतीजे में मीडियम साइज क्रिस्टल्स बनते हैं, स्लो कूलिंग के नतीजे में बिगर साइज क्रिस्टल्स बनते हैं। और ये इस वजह से होता है कि कुछ सॉल्वेंट जो है उसकी अमाउंट जो क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर इंट्रैप हो जाती है, तो इस वजह से स्लो कूलिंग यील्ड्स बिगर क्रिस्टल्स। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच केमिकल्स डू नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। ऑप्शन है KMnO4, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड एंड आयोडीन। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को हीट किया जाता है और वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। सो इस सब्लिमेशन को यूज़ किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सब्लिमाइज होते हैं? उसमें है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड। सो KMnO4 जो है ये सब्लिमाइज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन द लॉ अप्लाइड इज लॉ ऑफ मास एक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पार्टीशन लॉ एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो इसका करेक्ट आंसर जो है बोथ बी एंड सी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को और पार्टीशन लॉ। ये दोनों लॉ सेम ही हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट a solute distributes itself between two immiscible liquids in a constant ratio of concentration irrespective of the amount of solute added.
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि सोल्यूट को अगर आप दो इमिजिबल लिक्विड में ऐड करते हैं तो सोल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, वो दोनों सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है कांस्टेंट रेशो के साथ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, A component having small value of K mostly remains in, एक ऐसा कंपोनेंट जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू स्मॉल है तो किस में रहेगा, स्टेशनरी फेज में, मोबाइल फेज में, क्रोमेटोग्राफिक टैंक में, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है स्टेशनरी फेज। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विद स्मॉल वैल्यू ऑफ K मोस्टली रिमेन्स इन द स्टेशनरी फेज एज द मूविंग फेज फ्लोज ओवर इट, and the component with a greater value of K remains largely dissolved in the mobile phase and passes over the stationary phase quickly। अगर कंपोनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू स्मॉल है तो वो स्टेशनरी फेज के साथ रहना चाहता है, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर हो तो फिर वो मोबाइल फेज के साथ रन करेगा। आप देख भी सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बेसिकली ये रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज to the concentration of that component in stationary phase। Question number 43 देखिए, chromatography in which the stationary phase is a solid is classified as, option है partition chromatography, gas chromatography, adsorption chromatography and thin layer chromatography। so chromatography जो है जिसमें stationary phase solid हो उसे कहते हैं adsorption chromatography। इसमें आप देख सकते हैं क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड इज क्लासिफाइड एज एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इन दिस टाइप अ सब्सटेंस लीव्स द मोबाइल फेज टू बिकम एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड फेज, जबकि दूसरी तरफ क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड हो उसे कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और इस टाइप में जो सब्सटेंस है वो सेपरेट होता है बिटवीन, खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है दो लिक्विड्स के दरमियान। The substance being separated are distributed throughout both the stationary and mobile phase। So chromatography को broadly हम classify करते हैं adsorption chromatography में और partition chromatography में। So इसका correct answer जो है वो है adsorption chromatography। Question number 44 देखिए, rate of filtration can be increased by, option A desiccator, chromatographic tank, cold finger and suction flask। so इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सक्शन फ्लास्क। क्वेश्चन नंबर 45, आयोडीन dissolves in water in the presence of potassium iodide due to the formation of which one of the following species। इसमें ऑप्शन है I2, I नेगेटिव, I3 नेगेटिव एंड I4। so इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन I3 नेगेटिव। आयोडीन जो है वो रिएक्ट करता है आयोडाइड आयन के साथ, जिसके नतीजे में ट्राई आयोडाइड आयन प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज इज यूजली, ऑप्शन है लिक्विड अमोनिया, वाटर, ऑर्गेनिक लिक्विड एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑर्गेनिक लिक्विड। The mobile phase is generally a mixture of non-polar organic solvent, while the stationary phase is polar inorganic solvent water। ये बताया गया कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, when an organic compound which is volatile or thermally unstable it is separated by, ऑप्शन है crystallization, sublimation, solvent extraction and chromatography। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम सोल्यूट को सेपरेट करते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन बाय शेकिंग द सॉल्यूशन विद एन अदर सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड, इज अ लिक्विड, मे बी अ लिक्विड और गैस, मे बी सॉलिड और लिक्विड। सो क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द स्टेशनरी फेज में बी अ सॉलिड और अ लिक्विड स्पोर्टेड एज अ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड, जबकि मोबाइल फेज जो है वो फ्लोइंग
that flowing over the surface of the stationary phase may be a gas or a liquid. Question number 49 देखिए, purity of a substance is checked by option A crystallization, sublimation, solvent extraction and chromatography. So इसका करेक्ट आंसर जो है वो है chromatography. Question number 50, the comparative rate at which the solutes move in paper chromatography depends on option है the size of paper, RF values of solutes, temperature of the experiment and size of the chromatographic tank used. So इसका करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन RF values of solute. हर कंपोनेंट की जो रिटार्डेशन फैक्टर यानी RF वैल्यू होती है वो स्पेसिफिक होती है और RF वैल्यू जो है वो रिलेट करती है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से. इसमें आप देख सकते हैं कि RF जो है इट इज़ a ratio between a distance traveled by a component from the original spot to the distance traveled by solvent from the. इस वीडियो में हमने टेस्ट नंबर 9 की डिस्कशन की है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.